वजह से गोवा नहीं गए। दरअसल मोदी को जिम्मेदारी मिलने के बाद यशवंत सिन्हा मीडिया के सामने आए और सफाई पेश की। मीडिया में इस बात को लेकर ऐसे खबर फैलाई गई जैसे मैं किसी कैंप में बिलोंग करता हूं जो प्रो अडवाणी है और एंटी मोदी है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद से मेरी अडवाणी जी से न मुलाकात हुई है न बातचीत हुई है, और इसलिए उनके साथ मिलकर षड्यंत्र करने का कहाँ सवाल उठता है। गोवा में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने भी अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी की तरह कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी बताएं आखिरकार कब तक देश की जनता की आंखों में धूल झोंकती रहेंगी। सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया जी कब तक इसे हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकने का यह सिलसिला जारी है? कितना समय चाहिए कांग्रेस को इस हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन बन गए हैं, जिसके बाद पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। देहरादून में भी पार्टी मुख्यालय में आतिशबाजी छोड़कर खुशी का इजहार किया गया। आखिरकार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बना ही दिया गया है। गोवा में समुद्र किनारे हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके नाम की घोषणा की गई। पार्टी सुप्रीमो राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा की। आपको बता दें कि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी को पार्टी की चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी इस मुद्दे को लेकर दो गुटों में बटी हुई थी। लेकिन आखिरकार पार्टी ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही फैसला किया है। गोवा में मोदी के नाम की घोषणा होने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था। यहाँ देहरादून में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी छोड़कर और ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। दरअसल देश में 2014 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, जिसके चलते बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है। पूरे देश में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की बहस छिड़ी हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने आखिरकार नरेंद्र मोदी को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में जैसे ही 2014 की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पे पड़ी, तो धर्म की नगरी काशी में भी कार्यकर्ताओं ने खुशी दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के मिशन को लेकर जैसे ही नरेंद्र मोदी पे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा, तो धर्म की नगरी काशी में साधु संतों समेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश उमड़ पाया। इस जोश का नजारा देखने को मिला पार्टी कार्यालय में, जहां लोगों को एक दूसरे द्वारा मिठाइयां खिलाई गईं, वहीं ढोल लंगाड़े पर लोग थिरकते भी दिखे। जश्न का पूरा माहौल बन पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते को खोल दिया है, प्रेजेंट किया है नरेंद्र मोदी को। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि 2014 की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी किस तरह निभाते हैं। मोदी के नाम की घोषणा के बाद दशकों से उत्तर प्रदेश में अपना वजूद तलाश रही भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नरेंद्र मोदी के खास अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद और अब मोदी को 2014 की लोकसभा में बीजेपी की अगुवाई की खबर सुन के उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नई स्फूर्ति देखने को मिली है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा अब की बार लोकसभा में 40 सीटें लाएगी, जो कि पिछली बार के मुकाबले चौगुनी होगी। इस नए सेना नायक का खास क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश रहेगा, जिसके चलते यहाँ के भाजपाइयों में एक नई उमंग देखने को मिली है। मोदी के स्वागत में उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम के आतिशबाजी की। इसके अलावा लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई भी दी। यहाँ के कार्यकर्ता भांगड़े पे जमकर नाचे भी। शायद ही खुशी इसलिए और ज्यादा है कि मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह पहले ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए जा चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी द्वारा चुनाव प्रचार समिति का संयोजक बनाए जाने पर बाबा रामदेव ने भी नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी द्वारा चुनाव प्रचार समिति का संयोजक बनाए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पाप हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस के घोटालों के कारण व कुशासन के चलते देश में जो गरीबी, महंगाई व भुखमरी बढ़ी है और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई है, ऐसी परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी के ऊपर देश की आशा टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के खिलाफ देश को मजबूत और स्थायी सरकार दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर देश की आशाएं टिकी हुई है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इस यूपीए सरकार और खास करके कांग्रेस के खिलाफ जो देश में घृणा है, गुस्सा है, आक्रोश है, नफरत है, उसको वोट में तब्दील करके एक अस्थायी
और मजबूत सरकार आदरणीय मोदी जी दे सकते हैं। वहीं बाबा रामदेव ने भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मोदी जब दिल्ली पहुंचेंगे तो आडवाणी भी उन्हें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो उनके पिता समान हैं। नरेंद्र मोदी को गोवा में बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद अलग अलग दलों से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जेडीयू ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू की माने तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है और फिलहाल जेडीयू ने इस पर कुछ भी खुलकर कहने से इनकार कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी को ये बीजेपी का मामला है कि वो किसको क्या बनाता है, तो जनता दल का मामला नहीं है। हम समझते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करना मेरे लिए लगता है कि औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह आज गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल के प्रांगण में आज बुद्धिजीवी विमर्श कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। बुद्धिजीवी विमर्श कार्यक्रम में मुलायम सिंह जैसे ही पहुंचे, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराए। बड़े वक्ताओं ने अपने विचार को जनता के बीच में और बुद्धिजीवी के बीच में रखा। जब मुलायम सिंह की बोलने की बारी आई तो सपा सुप्रीमो ने सपा सरकार द्वारा दिए गए योजनाओं के बारे में पोल बांध दी। उन्होंने ये कहा कि सपा सरकार अपने जो वादा की वह वादा को पूरा किया, जैसे कन्या विद्याधन, लैपटॉप वितरण, बेरोजगारी भत्ता। जाते जाते उन्होंने ये भी कह डाला कि किसान हित ऐसी सपा सरकार है और ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मण चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ब्राह्मण में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पैदा हुए। सपा सुप्रीमो से जब मची राजनीतिक हलचल के बारे में पूछा गया तो कैरी काटते नजर आए और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिए। लैपटॉप वितरण की सभी तैयारियां पूरी। बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में होने वाले लैपटॉप वितरण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस इंतजार है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, क्योंकि अखिलेश यादव ही विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण करेंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के स्टेडियम में पांडाल सज चुका है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस इंतजार है यूपी के सीएम अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव 19 कॉलेजों के 8,973 विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटेंगे। इनमें 5,697 छात्राएं और 3,276 छात्र शामिल हैं। लैपटॉप वितरण के लिए सुबह से ही अधिकारी तैयारियों में लगे रहे। सरकार छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए जगह जगह लैपटॉप वितरण कर रही है, लेकिन अब देखना ये है कि उनकी ये पहल कितना रंग लाती है। ईस्टर्न कॉरिडोर को लेकर राज्य सरकार की मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से वेस्टर्न कॉरिडोर की तर्ज पर ईस्टर्न कॉरिडोर में भी काम तेज करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने इस बारे में लिखी थी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश में अब दौड़ेगी विकास की रेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो यही दावा है। केंद्र सरकार ने यूपी सरकार की पहल के बाद अब ईस्टर्न कॉरिडोर पर काम तेज कर दिया है। अब 1840 किलोमीटर के इस ईस्टर्न कॉरिडोर पर काम शुरू करने के लिए इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बनाया गया है। ये ग्रुप कॉरिडोर के साथ साथ इसके बराबर औद्योगिक कॉरिडोर बनाने पर भी अपनी रिपोर्ट देगा। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कॉरिडोर पर जानबूझकर काम धीमा किया जा रहा था। केंद्र की मंजूरी के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कॉरिडोर को लेकर 7 इन्वेस्टमेंट जोन की भी तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि इस कॉरिडोर का 1049 किलोमीटर यानी करीब 57% यूपी से होकर गुजरना है। इस कॉरिडोर को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 3 अप्रैल 2013 को चिट्ठी लिखी थी। इस कॉरिडोर के बनने के बाद यूपी के सहारनपुर से लेकर मिर्जापुर, चंदौली तक के जिलों का फायदा होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक इन जिलों में उन्हीं जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा जो बंजर हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने इशारों में केंद्र सरकार पर मदद न करने का भी आरोप लगाया। समाचार प्लस ने सबसे पहले इस खींचतान की खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी। अब खींचतान खत्म हो चुकी है, लेकिन बात तो तब बने जब सियासत से निकलकर ये कॉरिडोर जमीन पर उतरे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए एक बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। खास बात यह भी है कि अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं में 20% कोटा देने का मन भी बनाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस कदम को चुनावी झुंझुना करार दिया है। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी सपा सरकार ने केंद्र और प्रदेश की सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20% कोटा देने की योजना बनानी शुरू कर दी है। सरकार ने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की संस्तुति के बाद ही इस तरह की कवायद शुरू की है, जिसमें अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं में 20% का सीधा लाभ मिल सकेगा। मसलन अगर किसी जिले में 100 हैंडपंप लगने हैं तो इसमें 20% अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लगेंगे। इसी तरह किसी भी योजना के कुल बजट का 20% पैसा सीधे अल्पसंख्यक क्षेत्रों को मिलेगा। इसके लिए बाकायदा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की योजना भी तैयार की गई है, जो हर 3 महीने में इसकी समीक्षा भी करेगी। सरकार इस योजना में लगभग 32 योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है।
जिसमें कन्या विद्याधन, अलग अलग तरह की पेंशन योजनाओं समेत ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है जिसका सीधा फायदा लोगों तक पहुंच सके। वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बता रहा है, तो कोई इसे मुस्लिम वोट बैंक का नया शगुफा। आतंकवादियों को छोड़ने का जबरदस्ती प्रपोजल बनाए जाते हैं, तो जब आतंकवादियों को छोड़ने का जो प्रपोजल बना सकती है सरकार, वो विकास योजनाओं का हिस्सा 20% एक निश्चित वर्ग में देने की बात भी कर सकती है। बीएसपी का तो यहाँ तक कहना है कि सपा सरकार मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए ऐसा नाटक कर रही है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी सरकार की इस योजना को एक वर्ग विशेष की राजनीति करार दे रही है। समाजवादी पार्टी को मौजूदा समय में अपने सबसे मजबूत वोट बैंक की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर इस योजना के लागू होने तक उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो समाजवादी पार्टी यूपी में जातीय समीकरणों को साधने में सफल साबित होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा रविवार को हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हल्दूचौड़ के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही क्षेत्र की 17 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मौसम खराब होने के बावजूद सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा रविवार को हल्दूचौड़ के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने 17 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया। महाविद्यालय के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश और हरीशचंद्र दुर्गापाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। बिजली की कमी को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पिछली बीजेपी सरकार ने थोड़ा भी जल विद्युत परियोजनाओं की ओर ध्यान दिया होता या छोटी छोटी परियोजनाएं शुरू की होती तो आज राज्य सरकार को 400 मेगावाट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क, नलकूप, बिजली सब स्टेशन, ITI सहित 40 मांगों को पूरा करने की घोषणा भी की। हमारी सरकार ने एक साल में बिल्कुल फेज 2 को लॉन्च किया और जो जमीनें उपलब्ध हो सकती थी उद्योग के लिए, और जो राज्य सरकार की जमीन है, किसी किसान की जमीन नहीं दी हमने। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जिले के अधिकारियों को भी चेताया कि जनता की समस्याओं को सुनकर उनका तुरंत निपटारा करें। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत कैंप के विधायकों की नाराजगी तो तस्वीर का एक रुख है। लोकसभा चुनाव से पहले रावत न सिर्फ राजधानी में सक्रिय हो गए बल्कि नए सिरे से प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज करने में जुट गए हैं। जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री बनने से 2 बार महरूम रहे हरीश रावत की नजर अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर टिकी है। न तो उत्तराखंड की सत्ताधारी कांग्रेस में खटपट नहीं है और न ही केंद्रीय मंत्री हरीश रावत की अपनी सरकार के साथ नूरा कुश्ती ही। अगर कुछ नया है तो वो है मिशन 2014 की आहट के बीच रावत की जोर आजमाइश की सियासत का अंदाज। हरीश धामी सरीके उनके कैंप के विधायक तलक तेवर दिखाते रहे हैं, लेकिन इस बीच खुद ही हरीश रावत की राजधानी में सक्रियता बढ़ी है। उन्होंने पहले यहां बैठकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क करना शुरू किया। बहुत बार ये सवाल उठा था कि कोई बैठ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, तो मैंने कहा भाई एक आध बार मैं शुरुआत करके देख लेता हूँ और अब बहुत अच्छा है। अगर सीधा कहें तो खुद राज्य सरकार के समानांतर एक अघोषित सरकार चलाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि खुद हरीश रावत इससे इनकार कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री पद की एवज में अपने चहेतों के लिए इतना हासिल कर चुके हैं कि शायद वह सीएम रहते उन्हें इतना कुछ नहीं दे पाते। फिलहाल उनकी नजर गियर पर लेकर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया पद को झटकने का है। देहरादून इन दिनों ट्रैफिक समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते मसूरी देहरादून प्राधिकरण भी अब ट्रैफिक व्यवस्था से आम जनता को निजात दिलाने की कोशिशों में लगा हुआ है। MDDA का कहना है कि शहर में बने वर्कशॉपों और गैराजों को शिफ्ट किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार आएगा। राजधानी देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गैराज बाहर शिफ्ट किए जाएंगे। MDDA यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इस कवायद में जुटा है। इस प्रक्रिया के तहत महानगर के कोर एरिया में करीब 114 ऐसे ऑटो गैरेज चिन्हित किए गए हैं, जिनके शहर के बीच में होने से ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कहना है कि महानगर के बीच में गैरेज होने से यातायात व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, इसलिए MDDA इन्हें अन्यंत्र शिफ्ट करने की कवायद कर रहा है। प्राधिकरण शिफ्ट होने वाले गैराज को अन्यंत्र स्थान आवंटित करेगा। MDDA की पहल सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी में ट्रैफिक का हाल है उससे कहीं न कहीं आम जनता इस कोशिश की सराहना भी करेगी। लेकिन वहीं MDDA के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि व्यापारियों के साथ किस तरीके का समन्वय बनाया जाएगा। कोटद्वार सिंबल चैट के शहीद नायब सूबेदार बच्चन सिंह को रविवार को पूरे सैनिक सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बच्चन सिंह कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी और सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में शहीद हुए थे। अंतिम विदाई के मौके पर गढ़वाल रेजिमेंट के ब्रिगेडियर विनोद रायजादा और कोटद्वार के SDM CO कोतवाल सहित कई पूर्व सैनिकों ने शहीद सूबेदार को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद बच्चन सिंह के लिए अमर रहें और भारत माता की जय के नारों से पूरा मुक्तिधाम गूंज उठा।
बरेली में बदमाशों की गोली से शहीद हुए सिपाही का शव जब उनके पैतृक गांव देवरिया के बिशनपुर गोला पहुंचा, लोगों का आक्रोश और अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उनके परिवार ने इस घटना की साजिश के तहत बताते हुए सीबीआई की जांच की मांग की है। यही नहीं, 50 लाख रुपए और 5 लोगों की नौकरी की भी मांग की। घर वालों का कहना है कि जब तक सीएम यहां आकर घोषणा नहीं करेंगे तब तक शहीद सिपाही अनिरुद्ध यादव का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। 12 साल से अप्रोच मार्ग के लिए तरस रहे गुनहा घाट के पुल को एक आस जगी।